नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ओपीडी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछली क्लास के अंदर हमारी जो यूनिट नंबर 7 थी सॉलिड स्टेट, उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिया था। उनके बाद में हम अपन ने एक एक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अपन ने 7 आद्य एक एक कोष्ठिकाएं होती है वो पढ़ लिया था। कोष्ठिकाओं के अंदर अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है वो अपन ने पढ़ लिया था। उसके साथ ही हमने जो पैकेजिंग एफिशिएंसी होती है या पैकिंग एफिशिएंसी होती है, संतुलन क्षमता, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और जो हमारा उसके लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा डिफेक्ट, कि सॉलिड के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। सॉलिड में 3 टाइप के डिफेक्ट अपन ने पढ़े थे। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था, इंप्योरिटी इन सॉलिड वो पढ़ा था, और एक अपन ने पढ़ा था कौन सा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें अपन, तो उसके अंदर अपन जो डिफेक्ट थे उसके अंदर एक शॉर्टकी और जो फ्रेंकल डिफेक्ट था वो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट था, जो अपने सिलेबस के अंदर भी था। आज मैं आपके लिए एक नई यूनिट लेके आया हूं। यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है अपने पास कौन सा, सॉल्यूशन। जिसका नाम है अपने पास कौन सा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, आज अपन इस क्लास में सॉल्यूशन के पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अपने पास है कौन सा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन है ना। विलियन, विलियन क्या होता है। विलियन की जब भी अपन चर्चा करें तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी अपने को। क्या देखना पड़ेगा, डेफिनेशन। दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा है ये, दो या दो से अपने को क्या चाहिए, अधिक चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण चाहिए अपने को, समांगी मिश्रण। इसे अपन होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। कौन सा मिक्सचर बोलते हैं इसको, होमोजीनियस मिक्सचर। इसे अपन क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे अपने पास, विलियन। जैसे ये कह रहा है कि अपन एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया मैंने इसके अंदर, वाटर। ये मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, जल ले लिया। अब इसके अंदर ऊपर से मैं सॉल्ट मिला लूं। मैंने क्या मिला लिया इसके अंदर, नमक मिला लिया। जब नमक इस जल के साथ घुल जाएगा तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, विलियन का निर्माण करेंगे। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, विलियन। और ये नमक जो है वो जल के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। और यहां पे जो विलियन होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सल्यूट आर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। विलय जो है वो विलायक के अंदर, विलय जो विलय विलायक के अंदर, विलायक के अंदर घुलनशील हो जाए। कैसा हो जाए, घुलनशील हो जाए, विलय हो जाए। ओके। अब एक तो होता है होमोजीनियस होता है, और एक होता है अपने पास हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि सोल्यूट आर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि विलायक के अंदर घुल जाता है तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा, होमोजीनियस। इसी का वाइस वर्सा होता है एक हेट्रोजीनियस। क्या होगा अपने पास, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि विलय जो है वो विलायक के अंदर घुलना घुलता नहीं है। विलय जो है वो विलायक के अंदर क्या नहीं, घुले नहीं। इट मींस सोल्यूट आर डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस। उसे अपन बोलेंगे कौन सा, हेट्रोजीनियस। चलिए उदाहरण, पानी में नमक का घोल। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल बता ही दिया। जैसे हवा है, गैसों का मिश्रण जो होता है वो सारे कौन से होते हैं अपने पास, होमोजीनियस होते हैं। और वो सारे टाइप ऑफ क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। अब जब भी अपन विलय और विलायक की बात, सॉरी, जब भी अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसके अंदर दो टर्म निकल के आती है। एक तो होता है विलय और एक होता है कौन सा, विलायक। अब विलय जो है वो क्या होता है, एक आता है अपने पास विलय। विलय मतलब होता है सोल्यूट। क्या होता है, विलियन में जो पदार्थ घुलता है, मतलब खुद क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। उदाहरण पर जैसे नमक है, चीनी है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, ये वो सारे कैसे कहलाते हैं अपने पास, है विलय कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे अपने पास, विलय। इसमें एक नोट में आपको याद रखना है कि यदि इसके अंदर नोट बताऊं मैं, तो विलय जो है, विलय हमेशा, विलय हमेशा
कम मात्रा में होता है, मात्रा में होता है। विलय जो है वो हमेशा किस में होता है, कम मात्रा के अंदर होता है। विलय जो है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, कम मात्रा में होता है। उसी का जस्ट ऑपोजिट देखिए, एक आता है विलायक। क्या आएगा अपने पास, विलायक। विलायक की हम जब भी बात करें तो विलयन में जो पदार्थ विलय को घोलता है, ये तो क्या था, घुलता है, ये तो क्या है अपने पास, घुलता है, और ये क्या करवाएगा, डिसॉल्व करवाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जैसे अपने पास पानी है, पानी सबसे अच्छा विलायक होता है, ये अल्कोहल है, और ये कौन सा है अपने पास, है बेंजीन है। तो अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखें तो जो नमक है, जो नमक, नमक तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा अपने पास, सल्यूट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, सल्यूट की तरह। और जो जल है वो अपनी तरफ बिहेव करेगा किसकी तरफ, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये जो भी अपन सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस होता है। और होमोजेनियस के साथ साथ ही सॉल्यूशन की जब भी अपन चर्चा करेंगे तो अपने पास दो टर्म आएगी। एक टर्म तो आएगी सल्यूट, और एक टर्म आएगी कौन सा, सॉल्वेंट। सल्यूट जो होता है वो हमेशा क्या, डिसॉल्व होता है। सल्यूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिसॉल्व होगा किसमें, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। और वो हमेशा कौन सी मात्रा में आएगा अपने पास, कम मात्रा में उपस्थित होता है। जबकि एक विलायक होता है, विलायक जो हमेशा घोलता है, किसी दूसरी चीज को अपने अंदर क्या करेगा, घोलेगा। और ये हमेशा, इसमें नोट की बात करें, यह हमेशा अधिक मात्रा में, यह हमेशा अधिक मात्रा में होता है, यह हमेशा अधिक मात्रा में होता है, यह हमेशा अधिक मात्रा में होता है। जब ये कम मात्रा में होगा तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, है अधिक मात्रा के अंदर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, यहां यदि मैं थोड़ा सा लिख लूं, सॉल्यूशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट एक बार। नेक्स्ट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अपने को कौन सा विलयन के प्रकार देखना। अब अपने जब भी अपन ने बात की थी तो सॉल्यूशन जब होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। सॉल्यूशन जो होता है, विलयन जो होता है, विलयन के अंदर दो चीजें उपस्थित होती हैं। एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। एक तो होता है विलय और एक होता है अपने पास कौन सा, विलायक। विलय जो होता है वो तो हमेशा कौन सा रहेगा, कम मात्रा में, कम मात्रा में। और ये वाला जो होता है ये होता है अपने पास अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा के अंदर। तो ये तो अपने पास कम मात्रा में होगा, ये अपने पास कौन सा होगा, अधिक मात्रा। विलायक के ऊपर, विलायक के हिसाब से अपन किसी भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। विलायक यदि ज्यादा होगा तो वही उसका क्या, विलायक के हिसाब से, किसके हिसाब से, विलायक, विलायक के हिसाब से विलयन का नामकरण किया जाता है। विलयन का नामकरण, नामकरण किया जाता है, किया जाता है। विलयन का नामकरण किया जाता है किसके हिसाब से, विलायक के हिसाब से। किसके हिसाब से, विलायक के हिसाब। चलिए देखो कैसे। अब विलायक यहाँ पे क्या है, यहाँ गैस गैस गैस, तो इसका मतलब ये कौन सा विलयन हो जाएगा अपने पास, गैसीय विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा, गैसीय। ये अपने पास कौन सा है, द्रव, तो ये विलयन हो जाएगा अपने पास द्रव विलयन हो जाएगा। ये अपने पास कौन सा, ठोस, तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, ठोस विलयन हो जाएगा। ओके, चलिए अब जब भी विलायक फिक्स हो जाएगा, विलायक जब भी फिक्स हो जाएगा तो अपने पास विलय जो है उसकी तीन स्टेट हो सकती है। एक तो ठोस अवस्था हो सकती है, एक लिक्विड अवस्था हो सकती है, मतलब तरल अवस्था हो सकती है, और एक कौन सी हो सकती है, गैस अवस्था हो सकती है। तो चलिए गैस हो सकता है, गैस गैस का मिश्रण, द्रव गैस का मिश्रण, और ठोस गैस का। गैस गैस की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। ऑक्सीजन होती है अपने पास कितना, 78%। ऑक्सीजन होती है अपने पास कितना, 21%। तो अब ज्यादा कौन है, विलायक कौन है, विलायक है नाइट्रोजन, और विलय कौन है अपने पास है ऑक्सीजन। एक आएगा द्रव गैस में, द्रव गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द्रव का किसमें, गैस में। यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है वो हमेशा कौन से स्टेट के अंदर है अपने पास, लिक्विड में है। यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर है, लिक्विड के अंदर। अपन बात करें ठोस की बात करें तो ठोस में कैम्फर जो है, कपूर है, कपूर को किसमें करवाना अपने को, नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर को किसमें करवाना अपने को,
नाइट्रोजन गैस के अंदर अपन विलयन करवा सकते हैं। तो देखो ये ठोस अवस्था में हो जाएगा और ये अपने पास कौन सी अवस्था में हो जाएगा, गैस अवस्था के अंदर हो जाएगा। चलिए एक सेकंड आएगा, ये अपने पास फर्स्ट था कौन सा, गैसीय विलयन, फिर अपने पास द्रव विलयन और फिर अपने पास कौन सा, ठोस विलयन। द्रव की जब बात करते हो, गैस को द्रव में करवाना है तो गैस को द्रव के अंदर करवाना, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल तो रह जाएगा ज्यादा अमाउंट में, और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो वो किस में रह जाएगी अपने पास, विलय फॉर्म में। किस फॉर्म में रह जाएगी, विलय। और ये जो जल है वो किस में रह जाएगा अपने पास, विलायक। द्रव द्रव का तो ये हो जाएगा जल में घुली हुई एथेनॉल, ये एथेनॉल है वो भी कैसा हो जाएगा अपने पास, विलय। और जल जो है वो कैसा हो जाएगा अपने पास, विलायक। ठोस द्रव में तो वही जल, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज फिर क्या हो जाएगा अपने पास, विलय हो जाएगा। और जल जो है वो तीनों में क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। चलिए एक आएगा ठोस विलयन, गैस को ठोस में करवाए तो हाइड्रोजन को पैलेडियम में विलयन। अब हाइड्रोजन जो है वो अपने पास गैस है, वो विलय है, हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा अपने पास, विलय हो जाएगी। और जो पैलेडियम है वो हो जाएगा अपने पास क्या, विलायक हो जाएगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो चलिए द्रव का ठोस में तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम करें तो फिर उसके बाद में आ जाएगा अपने पारे का सोडियम के साथ अमलगम करें तो ये अपने पास Na क्या बन जाएगा, Hg बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaHg। एक आएगा ठोस ठोस का, जैसे तांबे का सोने में विलयन है, तांबा है ठीक है, उसको सोने में जब भी विलयन करेंगे तो अपने पास ये सिस्टम हो जाएगा। तो तांबा जो है वो तो अपने पास विलय हो जाएगा और सोना जो है वो हो जाएगा अपने पास कौन सा, विलय। अब जैसे अपन जितने भी गहने बनाते हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसके अंदर इस प्रकार का कंपोजिशन पाया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 20% गोल्ड है, तो 20% गोल्ड का मतलब ये होता है 98% है अपने पास, 82% है, वो सारा गोल्ड होगा। तो जितना 82% गोल्ड है तो रिमेनिंग जितना भी पार्ट होगा वो उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, कॉपर मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा अपने पास, कॉपर मिलेगा। तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट देखिए, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर, सांद्रता। पीछे वाला जो लिखा हुआ था वो था अपने पास भौतिक अवस्था के आधार पर, ये तो था अपने भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक अपने पास आएगा सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसे टाइप्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कौन कौन से विलयन के प्रकार हो सकते हैं तो वो सुनिए। सबसे फर्स्ट जो है वो आता है तनु विलयन। कौन सा विलयन है, तनु, जिसे अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, डाइल्यूट, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। विलय की मात्रा जो है वो कैसी होनी चाहिए अपने पास, कम होती है ठीक है, तो उसे अपन कौन सा विलयन बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। सेकंड एक आएगा अपने पास सांद्र। जब विलय की मात्रा कम होगी तो विलायक की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा। विलायक की मात्रा कैसी हो जाएगी अपने पास, ज्यादा हो जाएगी। यहां पे क्या लिखा, जिसमें विलय की मात्रा कैसी हो जाएगी, अधिक। जब विलय की मात्रा अधिक होगी तो विलायक की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम। विलायक की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी अपने पास, कम हो जाएगी। चलिए थर्ड है अपने पास असंतृप्त विलयन, जिसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घुला जा सकता है। मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर 500 ग्राम नमक डाल दिया, फिर उसके अंदर 200 ग्राम डाल दिया, उसके अंदर फिर आपने 400 ग्राम डाला, घुलता ही रहे। मतलब विलय जो है, विलय हमेशा घुलता ही रहता है, उसे अपन बोलते हैं कौन सा, असंतृप्त बोलते हैं। इट मींस इसे अपन एक कॉमन वर्ड आता है जिसे अनसेटिस्फाइड बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, अनसेटिस्फाइड। मतलब कि विलायक के अंदर आप कितना भी विलय घुलने की कोशिश करें वो हमेशा घुलता ही रह जाएगा, उसे अपन बोलेंगे कौन सा, असंतृप्त विलयन। फोर्थ आएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें अधिकतम मात्रा में विलय घुला हुआ होता है। कौन सी मात्रा में घुला हुआ होता है, अधिकतम मात्रा में विलय घुला हो और न और अब घुल ना सके, मतलब उसके आगे घुल नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने किसी भी सॉल्यूट को उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद जब आप यदि और सॉल्यूट की अमाउंट उसमें डालते हैं तो वो रिमेनिंग वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास सॉल्यूशन था वो कैसा सॉल्यूशन बन गया है, अब संतृप्त विलयन बन गया। कैसा बन गया अपने पास, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, मतलब उसकी जितनी भी अमाउंट थी, जितनी भी पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व करने की अमाउंट थी सॉल्यूट की, वो सॉल्वेंट की, वो अपने पास क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो था अपने पास कौन सा, संतृप्त। एक आता है अपने पास अति संतृप्त, जिसमें ये वाला आप इंपॉर्टेंट है। अति संतृप्त विलयन के अंदर, अति संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें
किसी दिए गए तापमान पर विलायक की घुलनशीलता जो क्षमता होती है से अधिक विलय, घुलनशीलता क्षमता से अधिक विलय घुला हुआ होता है। यह एक अस्थिर अवस्था है जो गर्म करके और फिर धीरे धीरे ठंडा करके बनाई जाती है। इससे अतिरिक्त विलय क्रिस्टलीकृत हो सकता है। अब ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉटल है ना, ये मेरे पास विलायक है, इस विलायक के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया है ना, अब जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना तो इसने घोल दिया ना, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको वापस थोड़ा सा मैंने गर्म कर दिया, उसके अंदर फिर सॉल्ट को और डाला। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा अपने अंदर विलय को और घोल दिया, तब जाके ये सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन कौन सा? उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन कौन सा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ये क्षमता से अधिक गुला हुआ होता है। क्षमता से अधिक क्या हुआ होता है? गुला हुआ होता है। इसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा ही ये विलय को क्या करता है? अपने अंदर घोलता है। तो चलिए ये 5 सॉल्यूशन थे अपने पास। किसके हिसाब से सांद्रता कैसे, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। एक तो था अपने पास डाइल्यूट के अंदर विलय की मात्रा हमेशा कैसी होती है? कम। तो जब विलय की मात्रा कम होगी तो ज्यादा किसकी होगी? विलायक की। किसकी होगी? विलायक की। एक आएगा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है विलय की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। विलय की मात्रा ज्यादा तो विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि किसी भी विलयन के अंदर यदि विलय घुलता ही रहता है, अपन जितना भी डालते रहे वो घुलता ही रह जाएगा, तो उसे अपन बोलेंगे कौन सा? असंतृप्त बोलेंगे। एक आएगा संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय घुलना बंद हो जाए, जैसे अपन ने डाल दिया उसके बाद में घुलना बंद हो जाता है, वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं कौन सा? संतृप्त विलयन। कौन सा बोलेंगे अपने? संतृप्त, मतलब इसकी कैपेसिटी जितनी थी उतना उसने घोल दिया। एक आएगा अति संतृप्त, जिसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यदि किसी विलायक में क्षमता से अधिक विलय यदि घुला हुआ होता है, उसकी कैपेसिटी से अधिक यदि विलय घुला हुआ होता है, तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा? अति संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे उसको? अति संतृप्त विलयन। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है अपने पास विलयन की सांद्रता। कौन सी सांद्रता? विलयन की। किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को दर्शाती है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस चीज को दर्शाएगी? कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मान लीजिए आपके एक बार मैंने 2 कंटेनर ले लिए, एक तो ये कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया वाटर को ना, ये ए है, सेम इसी साइज का एक कंटेनर दूसरा ले लिया और उसके अंदर मैंने फिल कर दिया वाटर को ना, इसमें भी H2 है और इसमें भी H2 है। इसके अंदर तो मैंने मिला लिया 50 ग्राम NaCl, 50 ग्राम NaCl है ना, और इसके अंदर अपन ने मिला लिया 100 ग्राम NaCl, 100 ग्राम NaCl, 50 ग्राम NaCl, 100 ग्राम। अब आपको यदि पूछा जाए कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसका है, इन दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी है? अब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, H2 की भी अमाउंट यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे 100 ml है, इधर भी अपने पास कितना ml है? 100 ml। ओके, चलिए अब कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना है, विलयन की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता को फाइंड करना है, तो ये क्या करें? किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसकी मात्रा चाहिए अपने को? विलय की मात्रा चाहिए। किसकी मात्रा चाहिए? विलय की मात्रा। जितनी विलय की मात्रा ज्यादा होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी। तो आपको यदि दोनों में से पूछा जाए कि दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी है, तो ये तो ए पॉइंट है अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? बी। एक तो ए है और ये अपने पास कौन सा? बी। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो ऑर्डर है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी हो जाएगी? बी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा हो जाएगी किसके से? ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगी किसकी कॉन्सेंट्रेशन से? ए की कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 ml में 50 घुला हुआ है, जबकि यहाँ पे 100 ml में कितना घुला हुआ है अपने पास? 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया हुआ है। ओके, एक ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज है ना, तो एक बार आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है इस चीज को। चलिए, तो अब जब भी अपन बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, जब भी अपन सांद्रता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन? सांद्रता की, है ना। सांद्रता की बात करेंगे तो अपने पास एक सांद्रता जो रहती है उनको अपन टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के साथ अपन इसको समझ सकते हैं। तो सांद्रता जो होती है, सांद्रता में 2 पॉइंट आते हैं अपने पास। एक तो आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट,
बहुत सारी टर्म होती है जो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और बहुत सारी ऐसी भी टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जो टेम्परेचर जो होती है वो अपने पास कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट होती है ना। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टर्म होगी वो आपको ये याद रखना है कि यदि वो वॉल्यूम बेस्ड होती है या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होती है तो वो हमेशा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। और यदि मास के फॉर्म में होती है, मास या वेट के फॉर्म में होती है ना, मास या वेट के फॉर्म में, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पे टेम्परेचर में कौन कौन सी इफेक्ट करती है वो सुनिए आप। एक तो आती है यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर को इफेक्ट, टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। सेकंड बात करें अपन तो बात करें अपन W बाय V परसेंटेज, W बाय V परसेंटेज, W बाय W V बाय V परसेंटेज हो गया, W बाय W परसेंटेज हो गया। एक अपने पास आता है मोलैरिटी, कौन सी आएगी अपने पास, मोलैरिटी, जिसे कैपिटल M से करते हैं। एक इसी के साथ आती है अपने पास नॉर्मेलिटी, जिसे अपन कैपिटल N से करते हैं। इसी के साथ एक आती है अपने पास फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इसको कैपिटल F से करते हैं। और एक आती है अपने पास पार्ट्स पर मिलियन, ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड ppm W बाय V परसेंटेज, W बाय V परसेंटेज। तो ये जो 6 टर्म थी अपने पास, ये अपने पास सारी जितनी भी आएगी ये अपने पास वॉल्यूम के रेस्पेक्ट के अंदर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। ये सारी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि तो इसमें कहीं ना कहीं पे क्या काम में आ रहा है, वॉल्यूम काम में आ रहा है। क्या काम में आ रहा है, वॉल्यूम काम में आ रहा है। जबकि टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, टेम्परेचर डिपेंडेंट की, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर एक टर्म आती है अपने पास, एक टर्म तो आएगी अपने पास W बाय W परसेंटेज, एक आएगी अपने पास मोल फ्रैक्शन, कौन सा आएगा, मोल फ्रैक्शन X आएगा। एक अपने पास आएगी मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसे अपन स्मॉल m से करते हैं। और एक आएगा अपने पास ppm जो हो जाएगा W बाय W परसेंटेज, W बाय क्या सा हो जाएगा अपने पास W परसेंटेज। तो ये सारी वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जबकि ये सारी जो टर्म्स होती है ये होती है अपने पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये सारी कौन सी हो जाएगी अपने पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसके बीच में, इसके अंदर आपको जब भी एक पॉइंट को ये याद रखना है कि वॉल्यूम को यदि मास के रेस्पेक्ट के अंदर इंटरचेंज करना है ना, तो हमेशा आपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है तो अपन को एक टर्म होती है जिसे अपन डेंसिटी बोलते हैं, उस डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इतने जितने भी सारे लिखे हुए उनको अपन को एक एक करके पढ़ना है। फटाफट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट अपने को पढ़ना है कौन सा, W बाय W परसेंटेज। देख लीजिए, सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है ना वो है अपने पास W बाय W परसेंटेज। फर्स्ट है अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत जिसे अपन W बाय W परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, W बाय W परसेंट। अब जब भी W बाय W परसेंट की बात करेंगे, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे, W बाय W परसेंट की बात करेंगे, तो विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। अब आपको परसेंटेज में चाहिए ना, तो परसेंटेज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का कुल आयतन इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। ओके, तो चलिए सेकंड देखिए आप, सेकंड है अपने पास आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत में v बाय v परसेंटेज, v बाय v परसेंटेज भी सेम ही है। इसमें अपने पास विलयन का आयतन या अवयव का आयतन जो होता है, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन डिवाइड बाय विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन इंटू कितना करना पड़ेगा अपने को 100 करना पड़ेगा। इंटू क्या करना पड़ेगा अपने पास 100। ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आपको एक बार याद कर लेना है। उसके बाद में जब भी अपन क्वेश्चन आंसर की अपन क्लास लेंगे उसके अंदर मैं आपको सारा बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को कैसे यूज किया जाता है, और ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं अपने पास, है ना। तो चलिए एक आएगा अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड जो है अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अंदर W बाय V परसेंट, W बाय कौन सा परसेंट है अपने पास V परसेंट। अब W बाय V परसेंटेज की बात करेंगे ना तो ऊपर तो अपने पास चाहिए क्या, ऊपर तो चाहिए अपने पास द्रव्यमान, ऊपर तो चाहिए अपने पास कौन सा द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान डिवाइड बाय अवयव का द्रव्यमान। अपन बात करें किसकी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की जब भी अपन बात करेंगे ना तो अवयव का द्रव्यमान होगा, अवयव का द्रव्यमान, विलयन नहीं, अवयव का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये तो रह जाएगा अपने पास ग्राम में, ये रह जाएगा अपने पास ml में, और यहां आ जाएगा अपने पास इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास है 100। तो ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, तो अवयव का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का आयतन इंटू क्या हो जाएगा अपने पास है 100, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास है 100 हो जाएगा। चलिए फोर्थ आता है अपने पास पीपीएम, फोर्थ आएगा पीपीएम जिसे अपन बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलेंगे इसको, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की जब भी अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो होता है अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या डिवाइड बाय विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, भागों की संख्या इंटू इंटू हो जाएगा अपने पास 10 टू पावर कितना हो जाएगा अपने पास है 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर अपने पास क्या हो जाएगा 6। अवयव के भागों की संख्या डिवाइड बाय विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 10 टू पावर 6, इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा अपने पास 6। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करके 10 टू पावर कितने से करना है अपने को 6 में। इसमें एक नोट आपको ये याद रखना है, इसमें आपको जो है एक नोट याद रखना है, पीपीएम का उपयोग, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब
पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलय की मात्रा विलायक में बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा कम हो। जैसे अब एक बात बताएं, पीपीएम का उपयोग अपन वहां करेंगे जहां पे यदि सल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो अपन किसका यूज करेंगे, पीपीएम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे अपन? पीपीएम। मोस्टली इसका एक तो हवा की जो पानी का जो शुद्धिकरण किया जाता है उसके अंदर हो सकता है, एक एयर प्योरिटी होती है, एक अपन एयर प्योरिटी मतलब हवा की शुद्धता की जांच करते हैं उसके अंदर हो सकता है इसका, एक मेडिसिनल जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो एक पीपीएम जो होता है जिसे अपन पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, उसका उपयोग भी अपन किया जाएगा। ओके, जैसे एक उदाहरण बताऊं ना, तो अपन हवा की शुद्धता जांच में, हवा की शुद्धता जांच में, हवा की शुद्धता जांच में, ओके, जो एयर प्योरिटी होती है उसके अंदर भी होता है इसका। किसमें? एयर प्योरिटी। एयर प्योरिटी। चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है अपने पास, ये अपने पास पीपीएम था, एक आएगा अपने पास, सॉरी, एक आएगा अपने पास, कितनी टर्म हो गई अपने? 4 पढ़ लिए अपन ने ना, अब आता है 5 आता है मोल भिन्न। कौन सा आ जाएगा अपने पास? मोल भिन्न। मोल भिन्न को बोलते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो होता है उसे अपन बोलते हैं कौन सा? एक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एक्स। अब जब भी मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन की बात करें अपन, तो अपन इसके लिए बोल सकते हैं कि अवयव के मोलों की संख्या एक्स को निकालना है अपने पास, तो अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या डिवाइड बाय कुल अवयव की संख्या, कुल अवयव की संख्या, सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, एक कंटेनर ले लिया अपन ने ना, उस कंटेनर में अपने पास 2 कंपोनेंट है, एक तो ये है कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है ये वाला। ओके, ये कंपोनेंट फर्स्ट है और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है अपने पास? है सेकंड। ये वाला जो कंपोनेंट है अपने पास कौन सा? सेकंड। इसका जो मोल, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 है, इसके जो मोल्स है वो n2 है। इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा x1 और इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा अपने को कौन सा? x2। तो चलिए 1 के लिए यदि अपन x1 निकाले, किसके लिए निकाले अपन? 1 के लिए। तो चलिए x1 इज इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है? n1। तो ये n1 डिवाइड बाय, यहां हो जाएगा n1 प्लस यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा? n2। तो एक तो ये निकलेगा, एक आएगा अपने पास x2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास n1 क्या है? यहाँ पे n1 है मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट, और n2 जो है वो है मोल ऑफ कंपोनेंट सेकंड। मोल ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा अपने पास? है सेकंड हो जाएगा। इसके अंदर एक रिलेशन आता है, इसके अंदर एक नोट याद रखना है आपको, वो नोट ये याद रखना है कि जितने भी x1 प्लस x2 जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा कितने के? 1 के। वो हमेशा इक्वल होगा कितने के? 1 के इक्वल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? जितने भी अपने पास मोल्स आएंगे वो सारे कितने के इक्वल हो जाएंगे अपने पास? 1 के इक्वल हो जाएंगे। कितने के इक्वल हो जाएंगे अपने पास? 1 के इक्वल। तो ये है अपने पास कौन सा? मोल फ्रैक्शन। क्या था अपने पास? मोल फ्रैक्शन।
चलिए, एक आती है अपने पास ये जो मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इज टू कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। ओके, चलिए एक आएगी अपने पास, ये इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर 6 यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको। एक आएगा अपने पास 6 नंबर है, 6 नंबर जिसे अपन बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी या बोलते हैं मोलरता। क्या बोला जाता है इसको? मोलैरिटी बोला जाता है या बोला जाता है मोलरता। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कि इसका सिंबल जो है वो है अपने पास कैपिटल एम, सिंबल जो है वो क्या है अपने पास कैपिटल एम। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए? अपने पास लीटर के अंदर होना चाहिए। जैसे इसका अपन लिखे तो कैपिटल एम जो है वो लिख दिया। अब अपने को पता है विलय के मोलों की संख्या, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल निकालने का फॉर्मूला है, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इसका? मोलर द्रव्यमान। तो अपन मोल निकालना है तो अपन बोल सकते हैं W डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू वॉल्यूम किसमें चाहिए अपने को? लीटर में। यदि मान लो ml के अंदर हो तो V डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अपने पास? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास? 1000। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन सॉल्व करें तो W इंटू क्या आएगा? W इंटू 1000 डिवाइड बाय, यहां हो जाएगा अपने पास कैपिटल M इंटू यहां पे जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा? ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो किस में रह जाएगा? अपने पास ml में। तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसको आप क्या लगा दीजिए? इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप क्या लगा दीजिए? इंपॉर्टेंट। तो यही है, W जो है वो दिया गया द्रव्यमान है, गिवन मास, M जो है अपने पास कौन सा? मोलर मास है। W जो है वो है गिवन मास, कैपिटल M जो है वो है मोलर मास। क्या है अपने पास? मोलर मास। ओके, V अपने को वॉल्यूम पता ही है ना। चलिए, इसी के साथ ये तो था अपने, अब इसकी आती है यूनिट। क्या आएगी अपने पास? यूनिट। यूनिट की बात करें अपन, किसकी बात करें? यूनिट। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा अपने पास? मोल लीटर इनवर्स। इसकी यूनिट जो है वो अपने पास हो जाएगी कौन सी? मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी। टेम्परेचर, अब अपन ने कहा था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अपन ने ये कहा था कि ये क्या है अपने पास? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करेंगे तो यहां पे एक नोट अपने को याद रखना है। ये नोट क्या याद रखना है वो देखिए कि टेम्परेचर जब भी मोलैरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलैरिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला जो नोट है वो आपको याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो मोलैरिटी हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोलैरिटी हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, चलिए, इसमें एक हेडिंग आती है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, है ना। इसमें हेडिंग आती है अपने पास मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन से आप समझ गए होंगे कि अपने को क्या करवाना है? डाइल्यूशन करवाना है। अपने को क्या करवाना है? डाइल्यूशन। मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर है ऐसे, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है।
इसके अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया आपने, वाटर फिल कर दिया ना। इस वाटर जब भी अपन इसके अंदर फिल करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी मोलैरिटी, इसके अंदर सल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स अपन ने डाल दिए, तो यहाँ पे अपन ने इसके बाद अपन ने इसके अंदर क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ऐड वाटर। जब वाटर अपन ऐड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो यहां हो जाएगा ना। पहले मान लीजिए इसका जो मोलैरिटी था तो M1 था और इसका वॉल्यूम था V1। ये जब चेंज हो जाएगा तो यहां हो जाएगा अपने पास M2 हो जाएगा, और यहां वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा अपने पास V2 हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से ध्यान से समझना आप कि जब भी अपन इसकी मोलैरिटी M1 की बात करेंगे और यहाँ पे इसके V1 की बात करें, जैसे अपन ने इसके अंदर पानी मिला लिया ना, तो मोलैरिटी जो हो जाएगी वो इसकी M2 हो जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। इसके अंदर क्या चीज नहीं बदलेगी, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज नहीं बदलेगी, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है वो इसके कभी भी चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसके अंदर चेंज नहीं हुए, तो अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ n ही रहेंगे, जबकि इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो इसके अंदर n ही रहेंगे। विलय के जो नंबर ऑफ सल्यूट के जो मोल्स हैं वो तो चेंज हुए नहीं है, सल्यूट के जो मोल्स है वो तो चेंज हुए, इधर भी n ही और इधर भी क्या है, n ही है। तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है M1V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M2V2। M1V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास M2। अब ये M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 कैसे आता है उसके लिए भी एक बार चर्चा करते हैं अपन। तो देखो इस वाले के लिए जो फर्स्ट वाला दे रखा है, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, ये बाद में लिख लेते हैं ना अपन। चलिए M1, ये M1 है, V1 इज इक्वल्स टू M2V2 है। अब इसके लिए क्या होगा, M1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, NV1 लिखा जा सकता है। इधर क्या लिखा जा सकता है, M2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, NV2 लिखा जा सकता है। अब बहुत अच्छे से सुनना आप, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी n ही है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी n ही है। डाइल्यूशन करने के बाद इसकी नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विलय के सल्यूट पर या सल्यूट के मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो उतने के उतने ही है। तो M1 इज इक्वल्स टू NV1 और M2 इज इक्वल्स टू NV2 लिखा जा सकता है। n तो अपने पास क्या, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये मान लीजिए n इनिशियल है, ये क्या है अपने पास n इनिशियल, तो n इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, n फाइनल लिखा जा सकता है। तो अपन यहां पे क्या लिखा जा सकता है, n इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, n फाइनल लिखा जा सकता है। ni मान लीजिए ये इनिशियल है ना, तो ni इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, ni इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं, मान लीजिए तो यहाँ M1 और यहाँ V1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपने पास M2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा V2। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी आप बहुत बार डाइल्यूशन के अंदर मोलैरिटी के रेस्पेक्ट पे अपने को यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी अपने पास है इंपॉर्टेंट। ओके, ये n ये इनिशियल है और ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, फाइनल। आप मान लीजिए इसको बनाना हो तो ni बना लो और इसको बना लीजिए nf बना, बट ये चेंज नहीं हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कोई चेंज हो ही नहीं ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास इक्वल हो जाएंगे, है ना। चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास मोलैलिटी, नेक्स्ट है अपने पास 7th नंबर जो है वो है अपने पास कौन सा, मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी मतलब होती है मोललता, क्या होता है अपने पास मोललता। और इसको रिप्रेजेंट जो है ना वो करते हैं अपन स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्मॉल m से। यूनिट मैंने आपको इस वाली बता दी, मोल लीटर इनवर्स। मोललता और मोललता में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, मोल्स पर किलोग्राम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं इसको ना, मोल्स पर किलोग्राम कंसंट्रेशन, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट present in a kilogram solvent, in a किलोग्राम सॉल्वेंट। यहां पे आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यहां पे अपन जो विलियन सॉल्यूशन ने यूज करके यहां पे यूज करते हैं अपन क्या, सॉल्वेंट यूज है। एक ही ऐसी टर्म है जिसके अंदर अपने को किसको यूज करना पड़ता है, सॉल्वेंट को यूज करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, सॉल्वेंट को यूज करना पड़ेगा। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल m जो है, स्मॉल m
स्मॉल m इज इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किसमें हो जाएगा अपने पास, किलोग्राम में। तो ये एक इसका फॉर्मूला आ जाएगा। स्मॉल m जो है, स्मॉल m इज इक्वल टू वही स्मॉल m इज इक्वल टू W अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास विलायक की बात करेंगे तो अपन आ जाएगा वॉल्यूम जो है वो अपने पास सॉल्यूशन ग्राम के अंदर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा अपने पास, ग्राम डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा अपने को, 100,000 करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा W इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा कैपिटल M इंटू V जो सॉल्यूशन है या जो सॉल्वेंट है वो किसमें चाहिए अपने को, ग्राम में चाहिए, किसमें चाहिए अपने पास, ग्राम के अंदर। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास। तो W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू V सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा अपने पास ग्राम के अंदर हो जाएगा। नोट अपन याद रखें, नोट यह ताप से, यह ताप पर से अप्रभावित, यह ताप से अप्रभावित रहता या रहती है। मूललता जो है ये ताप से अप्रभावित रहती है, मतलब ताप क्या, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी यूनिट की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, इसकी यूनिट की। जब भी अपन इसके यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, या फिर लिख सकते हैं अपन मोल किलोग्राम इनवर्स लिखा जा सकता है। ये इसकी क्या हो जाएगी अपने पास, यूनिट हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी अपने पास, यूनिट हो जाएगी। ओके, तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये अपना 7th नंबर था, हाँ 7th नंबर था अपने पास मोलालिटी, जिसे अपन मोललता बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मोललता। चलिए 8 नंबर आएगा अपने पास, सॉरी 8 नंबर आएगा अपने पास जिसे अपन नॉर्मलता बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मलता। नॉर्मलता मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्मलिटी जिसको रिप्रेजेंट जो है ना वो करते हैं अपन कैपिटल N से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल N से। नॉर्मलिटी की जब भी अपन बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नॉर्मलता की जब भी अपन बात करेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है अपने पास, नॉर्मलता कहलाती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of number of gram equivalent weight of solute present in 1 लीटर, प्रेजेंट इन क्या हो जाएगा अपने पास 1 लीटर। 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, नॉर्मलता। उसे अपन बोलेंगे कौन सा, नॉर्मलता। तो चलिए एन की बात करें अपन, तो एन जो है, एन को निकालना है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांक है ना, तो अपन बोल सकते हैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट,
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास इन लीटर हो जाएगा। अब इसी को एन निकालना है अपने को, क्या निकालना है अपने को एन, तो एन निकालने के लिए अपन निकाल सकते हैं, एन जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, क्या आता है अपने पास, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि W जो है कौन सा अपने पास W जो है डिवाइड बाय अपन E इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, ये कौन सा हो जाएगा अपने पास इक्विवेलेंट हो जाएगा, और V जो है अपने पास यदि ml में है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000, इसको अपन सॉल्व करें तो W हो जाएगा इनटू यहाँ आ जाएगा अपने पास 1000 हो जाएगा, V जो है वो यहाँ पे ml में हो जाएगा, सॉरी ml क्या, यहाँ आज अपने पास E हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपने पास V जो है वो हो जाएगा अपने पास किसमें ml में। तो ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आया है, ये वाला। नॉर्मलिटी के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करने से पहले और इस फॉर्मूले को समझने से पहले आपके पास दो टर्म एक ऐसी आती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट आया है, कौन सा, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये क्या चीज होती है ना, ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होती है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पता होना चाहिए ना। ग्राम इक्विवेलेंट में अपने पास इसकी यूनिट की बात करें, अपन किसकी बात करें, अपन इसकी यूनिट की, तो यहां आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, लीटर इनवर्स। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी अपने पास यूनिट। अब मैंने आपको बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट जो वेट होता है या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट होता है वो होता है अपने पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या अपने पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूट बोल सकते हैं। अब फिर एक नई टर्म आ गई अपने पास, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब अपने पास एक नई टर्म आ गई है इक्विवेलेंट वेट, तो ये देखिए आप, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना, इक्विवेलेंट जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट का जब भी अपन बात करेंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा अपने पास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर है, या एन फैक्टर बोल सकते हैं, एक्स फैक्टर या बोल सकते हैं इसको एन फैक्टर है ना, या बोल सकते हैं इसको वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर बोला जा सकता है। ओके, तो अब बहुत अच्छे से सुनना, एक बार वापस देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले तो देखो n इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम तुल्यांक की भारों या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइड बाय विलय का आयतन जो है, विलय का जो आयतन है वो अपने पास चाहिए किसमें, लीटर में। यदि मैं इसको हिंदी में लिखूं ना तो आप ये लिख सकते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किस में चाहिए अपने को, लीटर में चाहिए। किस में चाहिए अपने को, लीटर में चाहिए, लीटर में, विलयन का आयतन है लीटर में, है ना। तो अब एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब फिर एक नई टर्म आ गई है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। फिर एक नई टर्म आ गई है,
जिसमें एक्स फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर ये क्या होते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, एक इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। अब एक बात है, सबसे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर निकलेगा तो निकलेगा कौन सा, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट निकलेगा तो फिर निकलेगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलेगा तो फिर निकलेगा कौन सी, नॉर्मेलिटी। क्या निकलेगा अपने पास है, नॉर्मेलिटी। तो चलिए अपन देखते हैं एक्स फैक्टर कैसे निकाला जाता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए अपने पास एन फैक्टर जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए इक्विवेलेंट जो वेट होता है, इक्विवेलेंट जो है वो फैक्टर जो है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट जो अपने पास वेट होता है वो किन किन चीजों के लिए निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो किन किन चीजों के लिए निकाला जा सकता है, वो एक तो एसिड के लिए निकाला जा सकता है, एक निकाला जा सकता है बेस के लिए, एक निकाला जा सकता है अपने पास सॉल्ट के लिए, और एक निकाला जा सकता है अपने पास किसके लिए, एलिमेंट के लिए। किसके लिए निकाला जाएगा, एलिमेंट के लिए। इन चारों के लिए अपने को अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं वो सुनिए। जैसे सबसे फर्स्ट की बात करें अपन, है ना, सबसे फर्स्ट तो ग्राम वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट, वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए जब भी अपन बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड ऑफ एसिड डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ एसिड या बेसिसिटी ऑफ एसिड, सॉरी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या हो जाएगा अपने पास, बेसिसिटी ऑफ एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, बेसिसिटी ऑफ एसिड हो जाएगा। तो अब इसके लिए अपने को इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन फैक्टर निकालना चाहिए अपन, किस क्या निकालना चाहिए अपने पास, एक्स फैक्टर। तो जैसे सपोज H2SO4 है, एग्जांपल की बात करूं मैं तो H2SO4 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है अपने पास, H2SO4, ये लीजिए अपने पास H2SO4। H2SO4 के लिए अपन इक्विवेलेंट वेट की अपन को यदि गणना करनी है तो अपने को H2SO4 में, H2SO4 जो है उसको जब भी अपन डिकम्पोज करेंगे तो H2SO सॉरी 2H प्लस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा अपने पास SO4 क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा। H2SO4 को जब भी अपन डिकम्पोज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास H2SO4 H2H प्लस SO4 माइनस हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है ना। तो इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास तो होता है इसका कौन सा, 98। मोलर मास तो कितना हो जाएगा इसका, 98। और जो बेसिसिटी ऑफ एसिड है, बेसिसिटी कितनी आ जाएगी अपने पास, बेसिसिटी जो है वो अपने पास आ जाएगी कौन सा, ए। तो ये जो बेसिसिटी आई है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 2। और आंसर जो है 98 को यदि इससे डिवाइड किया जाए तो बताइए फटाफट किसका आंसर आ जाएगा अपने पास, अपने पास जो आंसर है वो हो जाएगा अपने पास कौन सा, 49 ग्राम। कितना आ जाएगा अपने पास, 49। तो ये 49 ग्राम जो आया है, 49 जो ग्राम आया है वो इसका कौन सा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ओके चलिए सेम एज इट इज देखिए आप, सेम एज इट इज अपने पास निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो इसी के अंदर अपने को याद रखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस मास ऑफ बेस डिवाइड बाय, अपन यहां लिख सकते हैं एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ द एसिड, और यहां लिख देंगे अपन कौन सा, एसिडिटी ऑफ द बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अब जब भी इसकी बात करेंगे अपन, बेसिसिटी ऑफ एसिड लिख दिया और यहां लिख दिया अपन ने एसिडिटी ऑफ बेस। एग्जांपल में अपन बात करें किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बात करें अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल लिख दिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH। NaOH को जब भी अपन डिकम्पोज करेंगे
तो Na प्लस होगा और यहां आ जाएगा अपने पास OH माइनस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH है ना, तो अपन इसका मोलर मास कितना है NaOH का 40, NaOH का कितना मोलर मास 40 डिवाइड बाय, इसके लिए अपने पास एसिडिटी जो है वो कितनी आई है, एसिडिटी जो है वो अपने पास आएगी कौन सा, सॉरी एसिडिटी जो है वो आ जाएगी अपने पास OH के आयन कितने आए अपने पास, किसके आयन कितने आए अपने पास OH कितना है अपने पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ आ जाएगा 40 ग्राम। एक बात आपको थोड़ी सी अच्छे से याद रखनी ये है कि जब भी अपन बेसिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे H प्लस लेना है, क्या लेना है अपने को S प्लस, ये थोड़ा सा इसका ऑपोजिट है। और यहाँ जब एसिडिटी की बात करेंगे तो यहाँ लेना है अपने को कौन सा OH माइनस लेना है, क्या लेना है अपने को OH माइनस। सेम एज इट इज अपन बात करें थर्ड की, किसकी बात करें थर्ड की, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट की जब अपन बात करें तो अपने पास यहां लिखना है अपने को फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कैटायनिक पार्ट ऑफ द या टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायनिक पार्ट बोल सकते हैं इसको, कैटायनिक पार्ट, टोटल चार्ज ऑन कैटायनिक पार्ट। एग्जांपल के थ्रू बात करें अपन तो ये देखिए आप, एग्जांपल के थ्रू अपन ये भी बात करें फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन। एग्जांपल की बात करूं मैं, किसकी बात करें एग्जांपल की ना, तो जैसे NaCl है ये मेरा सॉल्ट, इसका निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास Na प्लस और यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा Cl माइनस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl डिवाइड बाय अपने को लिखना है कौन सा, इसका कितना 35 NaCl का कितना होता है 35 क्या 58.5 है ना, कितना हो जाएगा अपने पास 58.5 डिवाइड बाय Na प्लस कितना कैटायनिक पार्ट का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास 58.5 क्या हो जाएगा अपने पास ग्राम हो जाएगा। एक लास्ट रह गया अपने पास, वो है कौन सा फोर्थ वाला पार्ट है ना, फोर्थ वाला पार्ट की बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास एलिमेंट। अब एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट की बात करें अपन तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट के अंदर जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पे सोडियम का है ना, क्या लिख दिया मैंने सोडियम का, तो सोडियम के लिए एटॉमिक मास कितना होता है इसका 23, सोडियम पे वैलेंसी कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 23 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 ग्राम। सेम एज इट इज कैल्शियम के लिए बात करें, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा 20 ग्राम, कितना हो जाएगा अपने पास 20 ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 20 ग्राम। कहने का मतलब ये था मेरा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी अपन नॉर्मलता की बात करेंगे, नॉर्मलता की बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अपने को इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। एक्स फैक्टर और एन फैक्टर जो है वो अपने पास इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात करें तो जब भी मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड और बेसिसिटी ऑफ द एक्स फैक्टर अपने पास यहाँ पे इसका निकलेगा अपने पास बेसिसिटी, ये इसका एक्स फैक्टर है, इसके लिए ये इसका एक्स फैक्टर है, इसके लिए ये इसका एक्स फैक्टर है, और इसके लिए अपने पास वैलेंसी इसका एक्स फैक्टर है। तो इसके लिए अपने पास बात करें तो इसके लिए अपने पास H प्लस एक्स फैक्टर है, इसके लिए अपने पास OH माइनस एक्स फैक्टर है, इसके लिए है अपने पास कैटायनिक स्पीसीज, कैटायनिक पार्ट जो है एक्स फैक्टर है,
और इसके लिए जो है अपने पास कौन सा वैलेंसी जो है वो एक्स फैक्टर है। तो ये चारों जो है, ये जो चारों, ये क्या हो सकते हैं अपने पास, एक्स फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है अपने पास एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर हो सकता है अपने पास, एन फैक्टर हो सकता है, और ये हो सकता है अपने पास वैलेंसी फैक्टर, है ना, वैलेंसी फैक्टर भी बोला जा सकता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे H-बेसिसिटी ऑफ द एसिड, यहाँ पे अपने पास OH वाला हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास कैटायनिक पार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर हो जाएगा अपने पास वैलेंसी हो जाएगी। ओके, चलिए फॉर्मूला जो वेट है वो सेम ही है अपने पास, है ना। फॉर्मूला वेट जो होता है वो मोलिकुलर मोलर मास जैसा ही है। फॉर्मूला वेट जो होता है वो अपने पास मोलर मास जैसा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट अपना जो है नॉर्मल था 7 था ना, ये वाला अपना 8 पॉइंट है। ये वाला है अपने पास कौन सा, 8 पॉइंट। ये वाला जो है वो अपने पास कौन सा 8 पॉइंट है। अपने पास अब आएगा कौन सा 9, जिसे अपन बोलते हैं कौन सी, फॉर्मलता बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मलता, जिसे बोलते हैं अपन कौन सा, फॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी की जब भी बात करें, इसका सिंबल जो है, क्या है इसका सिंबल, इसका सिंबल जो है वो कौन सा है अपने पास, कैपिटल एफ है। क्या है अपने पास, कैपिटल। एक विलयन के अंदर, मतलब एफ विलय के सूत्र बारों की संख्या, एफ मतलब होता है विलय के सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या, विलय के सूत्र भारों की संख्या डिवाइड बाय, ये हो जाएगा अपने पास विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन हो जाएगा अपने पास किसमें, लीटर में हो जाएगा ना। अब अपने पास ये हो जाएगा अपने पास किसमें, विलय के विलियन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में। यदि अपन इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं फॉर्मूला मास, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला मास ऑफ सल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या हो जाएगा अपने पास है, लीटर। यूनिट की बात करें अपन, है ना, किसकी बात करें अपन, यूनिट की। यूनिट की जब भी अपन बात करेंगे तो इसका यूनिट भी जो होता है ना, सूत्र भार जो है वो सेम मोलर मास की तरह ही बिहेव करता है। सूत्र भार जो है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, मोलर मास की तरह। तो अपन इसकी जो यूनिट है वो सेम मोलरिटी, यूनिट जो है वो सेम किसकी हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। क्योंकि क्योंकि फॉर्मूलता, फॉर्मूलता मोलरता की तरह ही, मोलरता, मोलरता, मोलरता की तरह ही व्यवहार दर्शाती, व्यवहार दर्शाती है। अब जब भी अपन फॉर्मूला मास की बात करें, किसकी बात करें अपन, फॉर्मूला मास, है ना, फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास के अंदर अपने को ये बात याद रखनी है कि ये इसका उपयोग, इसका उपयोग केवल आयनिक यौगिकों, इसका उपयोग केवल आयनिक यौगिकों, इसका उपयोग केवल आयनिक यौगिकों के लिए ही किया जाता है, किया जाता है। जैसे जैसे NaCl हो, KNO3 हो, एक्सेट्रा, इनके लिए ही अपने पास सिर्फ ये किया जाता है। ओके, फॉर्मूला मास जो है वो मोस्टली जो है, फॉर्मूला मास जो है, फॉर्मूला मास जो है वो मोस्टली किसके लिए कैसा होता है, मॉलिक्यूलर मास के ही समान होता है।
मॉलिक्यूलर मास के ही समान होता है, इसीलिए आपको इससे घबराना नहीं है। ये दोनों जो है वो अपने पास कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। कैसे होते हैं अपने पास, सेम ही होते हैं। फॉर्मूला मास ये आयनिक कंपाउंड के निकला, फॉर्मूला मास जो होता है वो किसके लिए निकाला जाएगा, आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाएगा। ओके, तो ये था अपने पास कौन सी फॉर्मूला था, ये कौन सी थी अपने पास फॉर्मूला थी। चलिए फटाफट एक बार क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसका होता है, रेत और पानी का होता है क्या, नहीं। मेथनॉल पानी, ग्लूकोज और चॉक पाउडर, ग्लूकोज और चॉक पाउडर, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, किसका होता है, मेथनॉल पानी। सेकंड देखिए, पीतल किसका उदाहरण है, पीतल, पीतल अपने पता है ठोस और ठोस का, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो ऑप्शन बी अपने पास सही है, ऑप्शन बी अपने पास सही है। चलिए थर्ड देखिए, यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा घुलनशीलता से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा, संतृप्त कहा जाएगा क्या, नहीं। अति संतृप्त तो ज्यादा, तनु कहा जाएगा, अति क्या कहा जाएगा, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। मोल अंश का योग हमेशा कितना होता है, मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इजिकल टू कितना होता है अपने पास 1, कितना होगा 1। तो चलिए कौन सा हो जाएगा आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यदि मोल 0.3 H3PO3 का विलयन है तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी, एक फॉर्मूला था अपने पास, n इजिकल टू कौन सा, n इजिकल टू m इंटू क्या होता है अपने पास, n फैक्टर होता है, क्या होता है अपने पास, n फैक्टर। m अपने पास n है, ये रहा, m कितना दे रखा है अपने पास 0.5 दे रखा है, इंटू n फैक्टर निकालना अपने को, क्या निकालना है अपने को, n फैक्टर। n फैक्टर किसका निकालना है, H3PO4 का, H3PO4 का, इसको निकालेंगे तो 3H प्लस आएगा और यहां आ जाएगा अपने पास PO3, PO4 3 माइनस, क्या आ जाएगा अपने पास PO4 3 माइनस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास कितना 3, ये अपने पास ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। तो n जो है कौन सा वाला n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा अपने पास 1.5। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास, सी। लास्ट आंसर देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही बोला है इसने, कौन सा कथन सही है, मूल्यता का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यता का तापमान पर प्रभाव पड़ता है, ये तो गलत है साहब। चलिए सेकंड देखिए, मूल्यता तापमान से प्रभावित होती है क्या, मूल्यता तापमान से प्रभावित नहीं होती है, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, मूल्यता और मूल्यता में अधिक सटीक है क्या, नहीं। तो मूल्यता का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही है, ये प्रभाव सही है, मूल्यता का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो चलिए आज की क्लास के अंदर अपन यहां तक ही पढ़ेंगे। तो आज अपन ने कंसंट्रेशन के साथ जितनी भी अपने यूनिट्स निकाली है, नॉर्मलता, फॉर्मलता है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, तो ये सब आपके आने वाला जो एग्जाम है लैब असिस्टेंट का, उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।